तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेनजी एसेस में। और आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसके अंदर हम कंप्लीट चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है वो भी हम क्लियर करने वाले हैं। प्लस बोर्ड के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा टोटल आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन होने वाली है, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर कि इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर की जो वेटेज है बोर्ड के अंदर वो कितने हैं। तो आप याद रखिएगा बेटा कि 8 से लेकर 9 मार्क्स का ये चैप्टर आपका बोर्ड के अंदर आता है। और ज्यादातर इस चैप्टर के अंदर हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं, तो उन्हीं के बिहाफ पर जो क्वेश्चन बनेंगे वही बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप बैठिए बेटा कॉपी और बुक लेकर अपने और नोट्स बनाइए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की सीरीज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए बेटा चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स के आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसकी। नेक्स्ट आपकी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा और किस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद है बेटा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बैलेंस कैसे किया जाएगा, बैलेंसिंग क्या होती है वो भी हम समझेंगे। और इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको 2 तरीके से बैलेंस करना सिखाया है इक्वेशन को, तो आपको उम्मीद है समझ में आएगा। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और उनके अंदर यूजेस क्या हैं हमारे, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल के अंदर हम 3 तरह के कोरोजन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे, सिल्वर की कोरोजन पढ़ेंगे और कॉपर की कोरोजन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा चैप्टर का रहेगा रेंसिडिटी, कि रेंसिडिटी क्या होती है और इससे प्रिवेंशन क्या होते हैं। ठीक है, तो हम ये सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहला टॉपिक कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंज जैसे ही बेटा आप सुनो वर्ड तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जहां पर आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं बेटा, जैसे कि शेप, साइज, स्टेट और उसकी फॉर्म बदल जाए बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जिस चेंज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी सिर्फ और सिर्फ वहां पर उसको हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल चेंज। अब जरा इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि देखना बेटा कि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फिजिकल चेंज में कभी भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, वो पहले जैसा ही रहेगा, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी सब्सटेंस की, कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। नेक्स्ट बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जिसको पहले जैसा किया जा सके, यानी रिएक्टेंट ने मिलकर क्या बनाया, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को दोबारा से हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकें, उनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट नो केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व, और इसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। यानी आप सिंपल भाषा में ये समझिए बेटा कि यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, कोई भी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। जितने भी हम डील करेंगे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ डील करेंगे। जैसे कि एग्जांपल समझिए बेटा, एग्जांपल आपके सामने दे रखा है मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, अब आइस है बेटा, आइस का फॉर्मूला H2O। ठीक है, सॉलिड के केस में आइस हमारी सॉलिड होती है। अब जैसे ही ये सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो बेटा फॉर्मूला चेंज हो जाता है क्या, नहीं, कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होता। यहाँ पर भी H2O है और यहाँ पर भी H2O है, बस क्या चेंज हुई बेटा, स्टेट चेंज हुई, सॉलिड से क्या हो गई, लिक्विड हो गई। अब जैसे ही सेकंड एग्जांपल देखो क्या बेटा, बॉइलिंग ऑफ वाटर। जैसे ही आप वाटर को बॉईल करोगे, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसमें बदलने लग जाएंगे, वेपर्स में। तो यहाँ पर देखो H2O फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई। तो देखो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और यहाँ पर आइस थी, यहाँ वाटर हो गया और यहाँ पर वेपर बन गए। लेकिन बेटा केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हुई, और स्टेट हमारी क्या होती है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चेंज हुआ है पूरा के पूरा, इसको हम किसमें कंसीडर करेंगे, फिजिकल चेंज के अंदर। ठीक है, और भी एग्जांपल है बेटा, जैसे कि देखिए ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास अगर टूट जाता है तो टूटने के बाद ऐसा तो है नहीं कि उसका कुछ और मटेरियल बन जाए, लोहा बन जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ग्लास अगर टूट भी जाएगा तब भी वो क्या रहेगा, ग्लास ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ क्या बेटा, नहीं।
जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा तो वहां पर हम कौन सा चेंज कहेंगे, फिजिकल चेंज। ठीक है, जैसे कि देखो चॉपिंग वुड, लकड़ी के हमने टुकड़े कर दिए, काट दिया, तो लकड़ी काटने के बाद ऐसा तो है नहीं बेटा कोई सोना बन गई, लकड़ी तो लकड़ी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना। तो जब जहां पर बेटा नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। ये कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे आप पहचान सकते हो कि कौन सा चेंज हमारा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, अभी फिजिकल चेंज में हमने क्या पढ़ा कि ऐसे चेंज जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो यहां पर अब केमिकल चेंज में क्या हो जाएगा बेटा कि जिसके अंदर केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो, वो हमारे चेंज क्या कहलाएंगे, केमिकल चेंज। जैसे कि एग्जांपल बेटा, स्मेल चेंज हो जाना, ठीक है, कलर चेंज हो जाना, ठीक है, स्टेट भी चेंज हो जाना, ऑर्डर चेंज हो जाना, टेस्ट चेंज हो जाना। अगर ये सारी चीजें हमारी चेंज हो रही हैं तो मतलब क्या चेंज हो रहा है बेटा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है मतलब वहां पर कौन सा चेंज है बेटा, केमिकल चेंज। ठीक है, याद रखना। जैसे कि एग्जांपल, पहले इसके की फीचर्स देख लेते हैं। की फीचर्स देखिए बेटा, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। हमेशा जब भी केमिकल चेंज होगा तो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। याद रखना बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा था, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके अंदर फिजिकल चेंज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी, केमिकल चेंज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, फिजिकल चेंज कैसा था, रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये कैसा होगा बेटा, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब कि इसको पहले जैसा किया नहीं जा सकता। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही थी फिजिकल चेंज के अंदर, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर बेटा केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी, तो मतलब वहां पर कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एनर्जी चेंज। और जब भी कोई सब्सटेंस न्यू बनता है तो उसकी एनर्जी भी क्या होती है बेटा, चेंज होती है। जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तो वहां पर एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो केमिकल चेंज के अंदर एनर्जी भी चेंज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल जरा देखो आप, बहुत कॉमन एग्जाम्पल, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का ले लीजिए बेटा। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और इसके अंदर एनर्जी को क्या करते हैं बेटा, कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। क्या होती है अभी हम बाद में पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अभी आप ये समझिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, यानी किसको, वाटर को, ठीक है, वाटर को, सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर अगर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6। तो यहाँ पर हमारा न्यू सब्सटेंस बना, न्यू प्रोडक्ट बना, क्या बना, ग्लूकोज। अब आप इसको पहले जैसा बेटा सनलाइट में, कार्बन डाइऑक्साइड में, इनमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल चेंज। क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड, अगर एक बार लकड़ी जल गई किस में कन्वर्ट हो जाएगी, राख में कन्वर्ट हो गई, ऐश बन गई, उसकी स्मोक में कन्वर्ट हो गई। आप अब फिर दोबारा से उस ऐश को और स्मोक को फिर दोबारा से वुड या फिर लकड़ी नहीं बना सकते। क्लियर, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल चेंज, जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। और केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा और फिजिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा इंपॉर्टेंट कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, अब देखिए केमिकल रिएक्शन, जहां पर बेटा द केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल इंटरैक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलकर रिएक्ट कर कर आपस में क्या बना दें बेटा, एक न्यू प्रोडक्ट बना दें, वो हमारी क्या कहलाती हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा इस चीज पर नोटिस करना कि यहाँ पर क्या लिखा है, न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। और अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि जिस भी चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा, केमिकल चेंज। तो यहाँ पर बेटा केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बेटा क्या हो रही होगी, केमिकल चेंज हो रहा होगा। तो देखो सेकंड पॉइंट यही लिखा है बेटा कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है बेटा, केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी सिर्फ और सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट हो सकता है बेटा, कभी भी लॉस या गेन नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपके सामने मैंने एक रिएक्शन लिखी Na,
अब आपके सामने एक रिएक्शन लिखी बेटा, यहाँ पर सोडियम को क्लोरीन गैस के साथ मैंने रिएक्ट कराया और मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर एक चीज देखना बेटा, यहाँ पर सोडियम अलग कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई अलग एलिमेंट है, यहाँ पर क्लोरीन गैस अलग कोई एलिमेंट है, और यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट बना जिसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, NaCl हमारा क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा सोडियम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, क्लोरीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, और इन दोनों से मिलकर जो प्रोडक्ट बना NaCl, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी। तो यहाँ पर ये न्यू प्रोडक्ट बना, तो इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन। क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब जरा देखो, यहाँ पर सोडियम अलग था, यहाँ पर क्लोरीन अलग थी, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, NaCl। क्या बेटा ये सोडियम इसके साथ मिलकर कुछ और बन गया क्या, नहीं ना। या हो सकता है आयरन बन गया हो, नहीं ना। सोडियम बेटा यहाँ पर भी था और इससे रिएक्ट करने के बाद भी वो सोडियम ही रहा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एटम का क्या हुआ है बेटा, रीअरेंजमेंट हुआ, ना कि चेंज हुआ। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एटम्स क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ना तो रिएक्शन से बाहर जा सकते, ना ही रिएक्शन में कोई और अदर एलिमेंट एक्स्ट्रा पार्ट ले सकता। तो यानी आप कह सकते हो, यहां से ये पता लगता है कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के अंदर होंगे, ठीक है। अभी इस चीज को भी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, जरा देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड्स दैट इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अब जरा देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यानी इनिशिएट करने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। यानी आप ये कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि रिएक्टेंट हमारी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर रिएक्टेंट नहीं होंगे तो हमारी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो जरा देखिए बेटा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, हमारा NaCl। और क्या NaCl हमारा बिना सोडियम और क्लोरीन के बन सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब कि जो रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए दो एलिमेंट हैं इस रिएक्शन के अंदर, वो क्या है, एक तो सोडियम है और एक क्लोरीन है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि सोडियम और क्लोरीन हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए। क्या हो गए, रिएक्टेंट्स, ठीक है। याद रखना, जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कराएंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और उन दोनों रिएक्टेंट को, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और उन रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोडक्ट। उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो ये हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि अब केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज को आप कैसे पहचानोगे। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली जरा देखिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कि अगर किसी भी चेंज के अंदर या किसी भी रिएक्शन के अंदर गैस इवॉल्व हो रही है, गैस निकल रही है, इसका मतलब वहां पे कौन सी चेंज हो रहा है बेटा, केमिकल चेंज हो रहा है। और वो कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि जरा देखिए, यहां पर हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया। जिंक को किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा हमारा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली क्या चीज है बेटा, कि यहाँ पर जरा देखो, हाइड्रोजन गैस हमारी निकल रही है। अभी हमने यही पढ़ा ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर गैस इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब वहां पर कौन सी रिएक्शन है बेटा, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज दोनों हो रहे हैं, ठीक है। याद रखना कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। नेक्स्ट देखिए, मीथेन। मीथेन हमारी किसके साथ रिएक्ट कर रही है बेटा, ऑक्सीजन के साथ। जब भी आप मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो बनेगा बेटा हमारा वाटर, और दूसरा क्या बनेगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जरा देखिए, इस रिएक्शन में भी हमारी गैस निकल रही है, इसका मतलब ये भी हमारी कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। तो ये सबसे फर्स्ट इंडिकेशन है बेटा कि अगर किसी भी चेंज के दौरान गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस निकल रही है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चेंज इन कलर। अभी आपको बताई थी कि जब आपका केमिकल चेंज होगा तो वहां पे कलर वगैरह, ओडर वगैरह, टेस्ट वगैरह, ये सारी अगर चीजें चेंज हो रही हैं तो वहां पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, सेकंड है बेटा चेंज इन कलर, कि अगर कलर चेंज हो जाता है कंपाउंड का, इसका मतलब वहां भी क्या हो रहा है बेटा, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि देखो जरा, हमने यहां पर ले लिया बेटा फेरस सल्फेट,
FeSO4 किसके साथ रिएक्ट, फेरस सल्फेट को हमने क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। अब डिकम्पोज कब होगा बेटा, जब हीट दोगे आप, ठीक है। डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है। तो FeSO4 को जब आप ब्रेक करोगे तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और क्या निकलेगी बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, याद रखना। तो यहां पर हमने क्या देखा बेटा कि यहां पर हमारी एक तो गैस निकल रही है सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहां पर कलर भी चेंज हो रहा है, जरा देखिए। अगर हम इस सब्सटेंस की बात करें तो इसका कलर होता है बेटा लाइट ग्रीन, इसका कलर होता है लाइट ग्रीन, ठीक है। और ये लाइट ग्रीन कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ब्रेक डाउन होने के बाद ये हो जाता है हमारा रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, याद रखना। तो देखो जरा, पहले लाइट ग्रीन था, जैसे ही इसको डिकम्पोज किया किसमें बदल गया, लाइट ब्राउन कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में, ठीक है। तो अब जरा देखिए क्या यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, केमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट एक और देखिए, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको भी हमने क्या कर दिया बेटा, डिकम्पोज कर दिया। जब इसको डिकम्पोज कर दोगे किसमें टूट जाएगा, ये लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब यहां पर बेटा लेड नाइट्रेट की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो होता है हमारा व्हाइट या फिर कलरलेस, व्हाइट और कलरलेस, व्हाइट और कलरलेस। और यहां पर इसकी बात करें तो ये इसका कलर होता है बेटा येलो, इसका कलर होता है येलो। अब जरा देखो यहाँ भी तो चेंज हुआ है कलर, यहाँ पर व्हाइट और कलरलेस सब्सटेंस था और जैसे ही इसको डिकम्पोज किया गया किसमें बदल गया कलर बेटा, येलो कलर में। तो ये रिएक्शंस हमारी क्या कहलाएंगी, चेंज इन कलर या फिर केमिकल रिएक्शन। जब ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाए, कलर चेंज होने को दिख जाए, तो समझ लेना वहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है जरा ये समझिए। सबसे पहले प्रेसिपिटेट होता है बेटा हमारा इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इन लिक्विड, यानी आप ऐसा कंपाउंड या ऐसा सब्सटेंस कह सकते हो जो आपका लिक्विड के अंदर क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, डिसॉल्व नहीं होता, नीचे की ओर जम जाता है, गाढ़ा सा स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट पीपीटी, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं बेटा, यहां पर हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड को हमने रिएक्ट कराया किसके साथ बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो हमारा न्यू प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब यहां पर ये सब्सटेंस बना। अब यहां पर देखना बेटा, ये जो BaSO4 है ना, यही हमारी व्हाइट कलर की पीपीटी है, यानी यही हमारा व्हाइट कलर का क्या है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट यहां पर फॉर्म हो रहा है। जब भी आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म होता दिख जाए तो वहां भी समझ जाना केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट देखिए बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको आप रिएक्ट कराते हो बेटा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो जरा देखिए बेटा, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये भी हमारी क्या है, व्हाइट पीपीटी, ठीक है, या इसको एक नाम से और जानते हैं हम, व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश। जो आप अपने घरों में जो व्हाइट वॉश करते हो ना दीवारों पर, वो यही होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, याद रखना। तो यहां पर जो बेटा व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो रही है, ये इंडिकेशन दे रही है कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, हीट निकल रही है बहुत ज्यादा या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो वहां पर भी आप क्या कह सकते हो कि क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि एग्जांपल देखिए बेटा, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद नाइट्रोजन गैस, यहां पर हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ क्या करा दिया, रिएक्ट करा दिया, क्या बन जाएगी बेटा, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस बन गई और क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। अब ये याद रखना बेटा कि जब भी किसी भी रिएक्शन के दौरान हीट निकलती है तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हमेशा हीट निकलेगी बाहर की ओर, ठीक है। एंडोथर्मिक के अंदर क्या होगा, बाहर से हीट अंदर की ओर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ये दोनों बेसिक डिफरेंस होता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में। अब इसमें हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ जैसे रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पर हमारी कौन सी गैस बनी, अमोनिया गैस, और हीट क्या हो गई बेटा, लिबरेट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हीट लिबरेट हो गई। अब जरा देखिए नेक्स्ट, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड बेटा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को एक नाम से और जानते हैं हम, क्विकलाइम। जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो वहां पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद हमारी क्या निकलेगी बेटा, हीट निकलेगी हाई अमाउंट में। अब हीट निकलेगी तो ये भी कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बहुत हाई अमाउंट में हीट निकलती है तो यहां पर बेटा हीट निकलेगी तो टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं होगा, तो टेम्परेचर चेंज बिल्कुल होगा। और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये हमारी क्या कहलाएगी बेटा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, चेंज इन स्टेट। जब स्टेट चेंज होती है तो भी हमारी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। जैसे कि जरा एग्जांपल, मैग्नीशियम, हमने मैग्नीशियम ले लिया बेटा। अब मैग्नीशियम हमने सॉलिड फॉर्म में लिया, किसमें लिया, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन को के साथ हमने इसको रिएक्ट करा दिया। मैग्नीशियम को जो सॉलिड फॉर्म में है ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया, ऑक्सीजन गैस से, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या होता है हमारा सॉलिड। अब जरा अगर आप नोटिस कर पा रहे हो बेटा तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम सॉलिड था, ऑक्सीजन जो हमारी गैसियस फॉर्म में थी, और जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो हमारा क्या बना, सॉलिड। तो यहाँ पर जो गैस थी, ऑक्सीजन किसमें थी, गैस थी, वो यहाँ पर कन्वर्ट हो गई बेटा सॉलिड में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हुई है या नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है। तो स्टेट अगर चेंज होती है तो भी आपकी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, कार्बन, कार्बन रिएक्ट कर रहा है हमारा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, कार्बन कोल, ये सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन हमारी फिर से बेटा गैस, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, हमारी गैस, ठीक है। अब जरा देखिए, यहाँ पर बेटा कार्बन सॉलिड फॉर्म में था, यहाँ पर किस में आ गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब जरा देखिए, यहाँ भी तो बेटा स्टेट चेंज हुई है, तो अगर स्टेट चेंज होगी तो भी आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी बेटा हमारी, जो आपको ये इंडिकेट करती हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। आप इन सारी चीजों से पहचान सकते हो कि किस जगह पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, किस जगह पर नहीं हो रही। अगर ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको तो अपने आप समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। अब जरा देखिए बेटा, जो अभी आपने केमिकल रिएक्शंस लिखी उसी को सिंबल्स के फॉर्म में और किसके बेटा, सिंबल्स और फॉर्मूलाज के, केमिकल फॉर्मूलाज के फॉर्म में अगर आप उनको रिप्रेजेंट कर देते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स के जरिए, नंबर्स के जरिए और केमिकल फॉर्मूलाज के जरिए, ठीक है, अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर देते हो तो वो आपकी क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर मेरे पास केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं हो तो बेटा मेरे को इतना बड़ा चीज लिखनी पड़ेगी, ये सारी चीज, ठीक है। तो इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं और फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल इक्वेशन। जैसे कि देखो जरा, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या मिला बेटा प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जरा देखो, मैंने यहाँ पर पूरा मैग्नीशियम नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, सिर्फ मैग्नीशियम का सिंबल लिखा बेटा। क्या लिखा, सिर्फ मैग्नीशियम का सिंबल। मैंने यहाँ पर पूरा ऑक्सीजन नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, सिर्फ ऑक्सीजन का सिंबल लिखा। और मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं लिखा, मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंबल की फॉर्म में और फॉर्मूलाज की फॉर्म में जब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग क्या होता है, जरा देखिए बेटा। आपकी केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर हम अनबैलेंस की बात करें बेटा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के अंदर जब नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो जाएं तो वो हमारी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। अब बैलेंस इसका उल्टा हो जाता है कि अगर हमारे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाएं तो वो हमारी रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, बैलेंस केमिकल रिएक्शंस कहलाएगी या फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पर याद रखना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है बेटा कौन से लॉ को फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों तरफ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। देखते हैं बेटा एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को, एग्जांपल से समझेंगे। मैंने यहाँ पर ले लिया सोडियम, सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया और क्या बना बेटा हमारा NaCl, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, यहाँ पर आ जाएगा 2Na, ठीक है। अब जरा देखो निकाल के देखते हैं बेटा। अब यहाँ पर हम रिएक्टेंट का एटॉमिक मास और प्रोडक्ट का एटॉमिक मास दोनों को निकाल के देखेंगे। अगर इक्वल आता है इसका मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, ठीक है। अब जरा देखिए बेटा यहाँ पर सोडियम के कितने एटम्स हैं, 2, तो 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है, प्लस क्लोरीन कितने हमारे पास 2, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35, ठीक है, इक्वल्स टू, इस साइड भी देख लेते हैं बेटा। यहां पर देखो सोडियम के कितने एटम है 2, तो 2 इंटू सोडियम के 2 एटम है तो 2 का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा 23, ठीक है, प्लस 2 इंटू क्लोरीन के भी कितने हैं हमारे 2 एटम, तो 2 कितना हो जाएगा 30। अब जरा देखो बेटा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46 प्लस 70 इक्वल्स टू ये भी 46 प्लस, ठीक है, टोटल कितना आ गया बेटा 116 ग्राम, तो यहां पर भी कितना आ गया 116, ठीक है। तो यहां पर देखिए बेटा दोनों तरफ अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देख पा रहे हो तो दोनों की तरफ जो मास है वो हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि जो मास रिएक्टेंट का होगा वही मास हमारा प्रोडक्ट का होगा। और ये क्या साबित करता है बेटा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को केमिकल इक्वेशन क्या करती है, फॉलो करती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जरा देखो बेटा यहाँ पर सोडियम कितने हैं 2, राइट साइड में सोडियम कितने हैं 2, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं 2, राइट साइड में कितने हैं 2। इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में है। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब चलिए बेटा सीखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन अब करते कैसे, बैलेंसिंग करते कैसे हैं। एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी आपसे कि इस फर्दर इक्वेशन को क्या करो आप बैलेंस करो, ठीक है। तो आपके सामने एक इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहला मेथड हम जो करने वाले हैं, ठीक है, उसको देखिए। यहां पर सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी आपके फॉर्मूले हैं, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उनके आगे आप अल्फाबेट मान लीजिए A B C और D, क्लियर। अब A B C D के बाद आप क्या देखिए बेटा कि जितने भी रिएक्शन के अंदर एलिमेंट्स हैं सबके लिए एक एक इक्वेशन बनाइए। तो सबसे पहला एलिमेंट बेटा एल्यूमिनियम लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए जब आप रिएक्शन बनाओगे तो क्या बनाओगे, जरा देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखना, एरो के लेफ्ट साइड में टोटल एल्यूमिनियम कितने हैं 1, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे, A से, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा A इक्वल्स टू, क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ नहीं बचा तो सिर्फ इक्वल्स टू राइट साइड के लिए अब लिखेंगे। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम कितना है बेटा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई C से करेंगे कितना आ जाएगा C, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन बनाते हैं। हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो देखो जरा क्या बनेगी बेटा, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो 1 का मल्टीप्लाई B से, तो B इक्वल्स टू, राइट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 का मल्टीप्लाई D से करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 2D, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे तीसरे एलिमेंट क्लोरीन के लिए। क्लोरीन के लिए तो देखिए जरा क्लोरीन कितने हैं, लेफ्ट साइड में 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई B से कितना आ जाएगा B, राइट साइड में देखते हैं क्लोरीन कितने हैं बेटा 3, 3 का मल्टीप्लाई C से कितना आ जाएगा 3, क्लियर। तो ये हमने तीनों के तीनों एलिमेंट के लिए क्या बना ली, इक्वेशन बना ली। अब आप क्या करिए बेटा, इसके अंदर लेट किसी भी एक अल्फाबेट को 1 मान लीजिए, यानी हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट C बराबर 1। अगर हम C को 1 मान लेते हैं तो जरा देखिए बेटा आए की इक्वेशन कैसे होगी। अब यहाँ पर सारी A B C D की वैल्यू निकालनी है, C की हमारे पास है। अब C की वैल्यू 1 है तो बेटा A की भी कितनी हो जाएगी 1, A की भी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। और जरा देखिए अब यहाँ पे C की वैल्यू 1 है, यहाँ पर C की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 3 1 जा 3, तो B की वैल्यू भी कितनी आ गई 3, ठीक है। अब यहाँ पर B की वैल्यू 3 आ गई तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, देखो B की वैल्यू 3 रखूंगा तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3/2, तो हमारे पास चारों वैल्यू आ गई बेटा A B C D की। अब ये A B C D की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करोगे तो जरा देखिए इक्वेशन क्या बनती है आपकी, यहाँ से A की वैल्यू 1, तो 1 के लिए 1 AL प्लस
बी की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो 3HCl गिव्स, सी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पर आ जाएगा 1AlCl3 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 3/2H2। अब यहां पर एक चीज नोटिस करिएगा बेटा कि कभी भी आपका ये नंबर फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं आ सकता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल नंबर में चेंज करेंगे। तो जरा देखिए, अब यहां पर इसको चेंज करने के लिए क्या करना है कि जो भी नंबर डिनोमिनेटर में हो फ्रैक्शन के अंदर, उसी से क्या कर दो बेटा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई। तो 2 डिनोमिनेटर में है तो 2 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो अब जरा देखिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा रिएक्शन के अंदर, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना आ जाएगा 2। यहां पर मैं फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं बेटा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो इधर आ जाएगा 2Al प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना आ जाएगा 6HCl गिव्स, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे इधर आ जाएगा 2AlCl3 प्लस, अब 3/2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा 3H2। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल जो आपकी इक्वेशन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये वो है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट में एटम्स हमारे इक्वल हैं या नहीं है। तो जरा देखिए बेटा, यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 एटम है, ठीक है, राइट साइड में भी एल्यूमिनियम 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, 3 2 जा 6, क्लोरीन 6, क्लोरीन 3 2 जा 6। तो ये आपकी क्या है बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था। ठीक है, इससे आप बिल्कुल, अच्छा ये मेथड बहुत अच्छा है, इसके जरिए आप जब भी बैलेंसिंग करोगे तो आपकी बेटा गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक बार नेक्स्ट मेथड और देखते हैं, नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा। ठीक है, सेम इक्वेशन के लिए देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो बेटा, सबसे पहले रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम दोनों साइड लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है बेटा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के कितने हैं यहाँ पर 1, तो एल्यूमिनियम का 1 लिख लिया। ठीक है, लेफ्ट साइड में HCl, हाइड्रोजन के कितने हैं हमारे पास 1, क्लोरीन के कितने हैं 1। तो ये हमने बेटा रिएक्टेंट के एटम्स लिख लिए। ठीक है, अब राइट साइड पे आ जाओ, राइट साइड पे आओगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के कितने हैं 1, क्लोरीन के कितने हैं बेटा 3, एल्यूमिनियम के 1 और क्लोरीन के 3। क्या बचा बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने हैं 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बेटा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के क्या लिख लिए, एटम्स लिख लिए। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। अब जरा देखिए, सबसे पहले जो केमिकल इक्वेशन हो उसमें सबसे बड़ा कोई भी एक कंपाउंड ढूंढ लो और उसको सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंपाउंड हमारा बेटा AlCl3 है, तो सबसे पहले हम इसी को करेंगे। ठीक है, अब जरा देखो राइट साइड में हमारा एल्यूमिनियम कितना है बेटा 1, लेफ्ट साइड में देखो 1। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस है हमारा। ठीक है, अब राइट साइड में क्या बचा बेटा, क्लोरीन, क्लोरीन कितना है 3, लेफ्ट साइड में क्लोरीन कितना है बेटा 1। तो सबसे पहले इस क्लोरीन को क्या करो, बराबर करो, वहां पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो इधर मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्लोरीन मेरा 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा इस 3 का मल्टीप्लाई क्लोरीन से हो रहा है तो इस 3 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से भी तो होगा, तो 3 बन जा 3, हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 3। क्लियर, अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं एल्यूमिनियम हो गया हमारा, क्लोरीन हो गया, क्या बचा बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना हो गया 3। अब देखो 3 और 2 एक ऐसे नंबर है बेटा जिनको आप एलसीएम लेना पड़ेगा तब जाकर ये इक्वल होंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आता है 6, तो कोशिश करिए कि हाइड्रोजन को दोनों तरफ आप 6 बना पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे हाइड्रोजन को 6 बनाना है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6। अब राइट साइड में टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा 6, तो लेफ्ट साइड में भी हमें टोटल हाइड्रोजन 6 करना पड़ेगा। तो 6 के लिए आप क्या करो बेटा, इस नंबर को हटाओ, इस नंबर को हटाओ और क्या करो, इस पूरे नंबर को 6 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब 6 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में करोगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6, कितना हो गया बेटा 6। ठीक है, अब जरा चेक करो, एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, हाइड्रोजन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 6, क्लोरीन बचा बेटा, क्लोरीन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मेरा 6 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में हुआ है तो 6 का मल्टीप्लाई बेटा इसमें भी होगा, तो क्लोरीन कितना है इधर 6, तो इधर मैं क्लोरीन को 6 बना सकता हूँ 2 का मल्टीप्लाई करके, और 2 का जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा इधर क्लोरीन कितना हो जाएगा बेटा 6, कितना हो गया 6। लेकिन इस 2 का मल्टीप्लाई एल्यूमिनियम में भी हुआ तो ये कितना हो गया 2। अब एल्यूमिनियम इस साइड 2 है तो इस साइड भी क्या कर दो 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हो गई बेटा बैलेंस। अब जरा देखिए चेक कर लेते हैं एक बार, एल्यूमिनियम कितना है 2, एल्यूमिनियम कितना है 2, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 6,
क्लोरीन कितना है 6, क्लोरीन कितना है 6। अब दोनों तरफ बेटा नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो अब क्या करना है, फाइनल रिएक्शन लिखनी है। तो जरा देखो बेटा, इस 2 को इसके साथ लिखो, 2Al प्लस HCl के साथ कौन सा नंबर है 6, तो 6HCl गिव्स, इस कंपाउंड के साथ कौन सा नंबर है 2, तो 2AlCl3 प्लस H2 के साथ कौन सा नंबर है 3, तो 3H2। ये हो गई बेटा आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बार चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, क्लोरीन 6 है, क्लोरीन 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, दोनों में से जो मेथड आपको सही लगे, आसान लगे, आप दोनों से ही कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा और केमिकल इक्वेशन, और हम करके देखेंगे। देखिए जरा, अब यहां पर सबसे पहला मेथड हम वही करेंगे, ए बी सी डी और ई। तो एक एक करके सभी एलिमेंट्स के लिए इक्वेशन बना लीजिए। अब इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले बेटा सोडियम के लिए। तो सोडियम के लिए इक्वेशन क्या बन रही है, जरा देखो बेटा, सोडियम कितने हैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई ए में, तो कितना हो जाएगा 2a। क्या लेफ्ट साइड में कहीं और सोडियम है, नहीं है, नहीं है, तो इक्वल टू का साइन लगाओ बेटा। सोडियम यहाँ पर कितने हैं 1, तो 1 का मल्टीप्लाई सी से, ठीक है, क्लियर। और कोई सोडियम नहीं है, रिएक्शन यही रुक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट एलिमेंट कार्बन, कार्बन के लिए बनाइए। कार्बन कितने हैं यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई ए से, तो ए। अब कार्बन लेफ्ट साइड में कहीं नहीं है, तो इक्वल टू कार्बन, यहाँ पर देखो बेटा कार्बन ये रहा 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 के लिए क्या कर देंगे ई का मल्टीप्लाई, तो 1 ई है बेटा, ये सी नहीं है, ई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, कार्बन हो गया। ऑक्सीजन के लिए बनाओ, ऑक्सीजन के लिए बनाओगे, ऑक्सीजन कितनी है हमारी यहाँ पर, ऑक्सीजन 3 का मल्टीप्लाई ए में करोगे कितना हो जाएगा 3a इक्वल्स टू, राइट साइड में आ जाओ, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 1 का मल्टीप्लाई डी में, तो डी प्लस अभी ऑक्सीजन और बची है बेटा 2 का मल्टीप्लाई ई में, प्लस 2e, क्लियर। अब जरा देखिए, अब हम बनाएंगे बेटा किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन। हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन क्या बनेगी जरा देखते हैं। हाइड्रोजन कितना है हमारा 1 का मल्टीप्लाई बी में, तो बी इक्वल टू, राइट साइड पे आ जाओ, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई डी में 2d, ठीक है। अब क्या बचता है बेटा हमारा, क्लोरीन बचता है। क्लोरीन के लिए और इक्वेशन बनाओ। क्लोरीन के लिए बनाओगे तो क्लोरीन कितना है हमारा यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई बी में बी, 1 का मल्टीप्लाई बी में करेंगे कितना आ जाएगा बी इक्वल्स टू, इस साइड कितना है बेटा 1 का मल्टीप्लाई सी में सी, ठीक है। अब कोई और एलिमेंट बचा है, अब कोई और एलिमेंट नहीं बचा बेटा, सारे एलिमेंट्स के लिए हमने इक्वेशंस बना दी हैं। अब चलिए ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वही प्रोसेस रहेगा, लेट किसी भी इनमें से एक को क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, लेट सी बराबर 1, ठीक है। सी को हमने क्या मान लिया 1। तो अब जरा वैल्यू निकालना बेटा। जब सी को 1 मान लिया तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 इस साइड आ जाएगा, तो 1/2। ए की वैल्यू कितनी आई 1/2, ठीक है। सी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू 1/2 आ गई। अब ए की वैल्यू 1/2 है तो ए किसके बराबर है बेटा, ई के बराबर, तो ई की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2, ठीक है। तो हमारे पास 3 आ गई। अब किसकी रह गई, अब जरा देखो बेटा, सी की वैल्यू 1 है, सी किसके बराबर है बी के बराबर, तो बी की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। अब किसकी वैल्यू रह गई, ए बी सी डी की वैल्यू रह गई बेटा। अब डी किस इक्वेशन में है, इसके अंदर देख लो जरा, डी की वैल्यू हमें पता है 1, तो 2 इधर आ जाएगा, तो डी की वैल्यू भी कितनी हो गई 1/2, क्लियर। तो ये हमारे पास बेटा ए बी सी डी ई सबकी हमने क्या निकाल दी, वैल्यू निकाल ली। अब पुट कर दो जरा इक्वेशन में। अब इक्वेशन में पुट करोगे तो जरा देखो बेटा क्या बनेगी इक्वेशन। ए की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 Na2CO3 प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो 1 के लिए कुछ नहीं लिखेंगे HCl गिव्स NaCl। सी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, सी की वैल्यू 1 NaCl प्लस डी की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 H2O प्लस ई की वैल्यू 1/2, तो 1/2 CO। तो ये हमारी क्या बनी बेटा इक्वेशन बनी, ठीक है। अब जरा देखो, मैंने अभी आपको बोला था कि कभी भी बेटा ये नंबर आपके फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं आएंगे, तो सबको डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 2, तो पूरी इक्वेशन का 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, फाइनल इक्वेशन बनेगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा बेटा 1, तो Na2CO3 प्लस
1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना हो जाएगा बेटा 2HCl गिव्स। अब यहाँ पर क्या है बेटा 1 है, कोई नंबर नहीं होता तो 1 मानते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना हो जाएगा 2NaCl प्लस हाफ H2O, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या बचेगा 1H2O प्लस ऐसे ही बेटा हाफ CO2 है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1CO। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब जरा देख लेते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं। सोडियम कितने हैं यहाँ पर 2, सोडियम कितने हैं 2। ठीक है, कार्बन कितने हैं बेटा यहाँ पर 1, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 1। ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 1 3। हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2। क्लोरीन कितने हैं हमारे पास 2, क्लोरीन कितने हैं हमारे पास 2। तो ये हमारी क्या होगी बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर, तो ये मेथड से आप कर सकते हो। अब इसी को हम दूसरे मेथड से और देखते हैं बेटा। अब इसी को दूसरे मेथड से देखेंगे, जरा देखो दूसरा मेथड कैसे करेंगे। सबके लिए सेम, पहले आपको क्या करना है वही लेफ्ट साइड के और राइट साइड के टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिखिए। तो इसके लिखोगे तो देखो बेटा सोडियम, सोडियम के कितने हैं 2, कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 3, ये एक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने हैं 1, क्लोरीन के कितने हैं 1। ठीक है, अब राइट साइड में आ जाओ। राइट साइड में देखो बेटा सोडियम के 1, क्लोरीन के 1, H2O H 2, ऑक्सीजन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिख लिए। अब जरा देखो भाई, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा कंपाउंड दिख जाए उसी को बैलेंस करने में लग जाओ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है बेटा हमारा Na2CO3। ठीक है, तो चला चेक करते हैं। यहाँ पर सोडियम कितना है बेटा 2, यहाँ पर सोडियम कितना है 1। तो सबसे पहले सोडियम को बैलेंस कर लो कि अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सोडियम कितना हो जाएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई क्लोरीन में भी हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा कार्बन, कार्बन कितना है हमारा 1, कार्बन हमारा यहाँ 1 है और यहाँ भी कितना है 1, ये तो बैलेंस है चलो फिलहाल। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है बेटा 2 और 1 3, ये भी बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमने क्या कर दिया बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, जरा देखो यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया 2 और यहाँ पर क्लोरीन कितना है 1। तो हम यहाँ पर अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्लोरीन कितना हो जाएगा 2, और इसी 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2। अब जरा देखो हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, अब जरा चेक कर लेते हैं, मे भी बैलेंस हो गई। सोडियम 2, सोडियम 2। ठीक है, कार्बन 1, कार्बन 1। ठीक है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 1 और 2 3। नेक्स्ट हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। ये हो गई बेटा आपकी बैलेंस। ठीक है, अब फाइनल इक्वेशन लिख देते हैं एक बार। फाइनल इक्वेशन देखो जरा क्या आएगी। फाइनल इक्वेशन आएगी बेटा, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो कुछ भी नहीं, ऐसे लिखेंगे Na2CO3 प्लस HCl, HCl के साथ कौन सा नंबर है 2, तो 2HCl गिव्स, इसके साथ NaCl के साथ 2, तो 2NaCl प्लस इसके साथ और इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो ये एज इट इज H2O और तो ये हमारी क्या होगी बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सोडियम 2 हो गए, सोडियम 2 हो गए, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 1 और 2 3, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 और क्लोरीन 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई बैलेंस हो गई। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट इक्वेशन की ओर। से पहले आप क्या करोगे यहाँ पर वही ए अल्फाबेट ए मानिए, इधर बी और इधर सी। अब इक्वेशन बना लीजिए बेटा, सबसे पहले पोटेशियम के लिए बनेगी, क्लोरीन के लिए बनेगी और ऑक्सीजन के लिए बनेगी। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी जरा देखते हैं। यहाँ पर पोटेशियम कितना है बेटा 1, तो 1 के लिए A इक्वल्स टू बी और यहाँ पर एक और है प्लस का सी। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो A इक्वल्स टू क्लोरीन B प्लस क्लोरीन एक और सी। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, 3 का मल्टीप्लाई A में तो ये हो जाएगा 3A इक्वल्स टू, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो 4B। और कुछ है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ पर निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले लेट, यहाँ पर इजी क्या होगा बेटा कि आप क्या मान लीजिए B को 1 मान लीजिए, लेट B बराबर 1। अगर B को 1 मान लेते हो आप तो जरा देखिए यहाँ पर और इक्वेशन कैसे निकलेगी। अब B को 1 मान लिया तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, A की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 में अपॉन में 3 यानी 4/3। अब A की वैल्यू 4/3 आ गई, B की वैल्यू आपको पता ही है, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा इस इक्वेशन से जरा देखना। A की वैल्यू 4/3 इक्वल्स टू
बी की वैल्यू 1 प्लस सी, तो 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 4/3 माइनस 1 बराबर सी। एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ गया 4 माइनस 3 इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/3। ठीक है, ए की, बी की और सी की, तीनों की हमारे पास क्या आ गई वैल्यू आ गई। चलो पुट करके देखते हैं बेटा। अब पुट करने के बाद क्या बनेगी इक्वेशन देखो। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/3, तो 4/3 के सी एल ओ 3 गिव्स। बी की वैल्यू कितनी है 1, तो के सी एल ओ 4 प्लस सी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 1/3 के सी एल। ठीक है, अब वही बात है, मैंने आपको बोला था ये नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो इस नंबर को क्या करो बेटा, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, तो फाइनल इक्वेशन बनेगी बेटा वो बनेगी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा 4 के सी ओ 3 गिव्स, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है 1 मान लेंगे, 1 का 3 में करोगे तो 3 के सी एल ओ 4 प्लस यहाँ पर बेटा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 के सी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। पोटेशियम 4, पोटेशियम 3 और 1 4, क्लोरीन 4, क्लोरीन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 3 4 जा 12, ऑक्सीजन 4 3 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या होगी बेटा, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, चलो इसको ही अब नेक्स्ट मेथड से और देखते हैं। नेक्स्ट मेथड से जरा देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करिए, लेफ्ट साइड के राइट साइड के एटम्स लिख लीजिए। ठीक है, पोटेशियम के कितने हैं यहाँ पर हमारे पास 1, क्लोरीन का 1, ऑक्सीजन का 3। ठीक है, राइट साइड में आ जाओ, पोटेशियम का 1, क्लोरीन का 1, ऑक्सीजन का 4, पोटेशियम 1 और क्लोरीन 1। ठीक है, अब वही बेटा जो सबसे बड़ा कंपाउंड है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है हमारा यहाँ पर, इसको ले लो, पोटेशियम 1, पोटेशियम 1। ठीक है, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, अब दोनों ही नंबर ऐसे हैं जिनको आप इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा 12। तो इस नंबर को 12 बनाने की कोशिश करो कि अगर मैं इसका 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 12, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब 3 का मल्टीप्लाई क्लोरीन में भी होगा तो ये भी 3, पोटेशियम में होगा तो ये भी 3। क्लियर। अब जरा देखो बेटा, यहाँ पर पोटेशियम कितना हो गया 3, यहाँ पर कितना है बेटा हमारे पास 1। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करके देखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए बेटा 12, तो यहाँ पर भी 12 करने के लिए यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 3 जा 12। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस। अब 4 का मल्टीप्लाई क्लोरीन में होगा, क्लोरीन भी 4, पोटेशियम भी 4। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। पोटेशियम 4, पोटेशियम 3 और 1 4, क्लोरीन 4, क्लोरीन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12। तो ये हमारी क्या हो गई बैलेंस हो गई। ठीक है, तो जरा देखिए बेटा फाइनल रिएक्शन आप क्या लिखोगे, फाइनल रिएक्शन लिखोगे 4 KClO3 gives 3 KClO4 प्लस KCl। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर। तो चलिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। सबसे पहले आप क्या करिए, A B C D। ठीक है, इक्वेशन बनाइए, किस किस के लिए बनेगी, आयरन के लिए, ठीक है, सल्फर के लिए और ऑक्सीजन के लिए, पोटेशियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, यही एलिमेंट है बेटा इसके अंदर, और तो कोई एलिमेंट है नहीं इस रिएक्शन के अंदर, तो सबसे पहले इन्हीं के लिए इक्वेशन बनाते हैं। इनके लिए इक्वेशन देखो बेटा, आयरन कितने हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2A, और लेफ्ट साइड में कोई नहीं है, इक्वल्स टू का साइन लगाओ, इक्वल्स टू। यहाँ पर देखो आयरन कितने हैं बेटा 1, तो 1 के लिए T। अब सल्फर देखो बेटा, सल्फर कितने हैं यहाँ पर 3, तो 3 का मल्टीप्लाई A 3A इक्वल्स टू, यहाँ पर सल्फर कितने हैं बेटा 1, तो 1 का C। ठीक है, अब बचता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 4 3 जा 12, 12A, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये है प्लस का B इक्वल्स टू, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 4 4C प्लस ऑक्सीजन 3 का D में मल्टीप्लाई करेंगे 3D। ठीक है, पोटेशियम देखो बेटा, पोटेशियम कितना है 1, तो 1 बराबर B इक्वल्स टू, पोटेशियम कितना है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2C। ठीक है, हाइड्रोजन चेक करो बेटा, हाइड्रोजन कितना है 1 B इक्वल्स टू, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 3D। क्लियर बेटा, तो यहाँ पर जरा चेक करते हैं। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो
सबसे पहले लेट C इक्वल्स टू 1, C को हमने क्या मान लिया 1 मान लिया, ठीक है। अब C को 1 मान लेंगे तो जरा देखो बेटा C बराबर 1 है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 1/3, ठीक है। अब ऐसे ही B की वैल्यू देखो, C बराबर 1 मान लिया तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2, A की आ गई, B की आ गई, C की आ गई, सिर्फ किसकी बची है बेटा D की। जब A की वैल्यू 1/3 है, ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2 × 1/3 यानी 2/3। तो A B C D सबकी वैल्यू आ गई, पुट करते जाओ बेटा इन वैल्यूज को पुट करो, इन वैल्यूज को पुट करो जरा। A की वैल्यू कितनी है 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस B की वैल्यू कितनी है 2, तो 2KOH गिव्स C की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो K2SO4 प्लस D की वैल्यू कितनी है बेटा 2/3, तो 2/3 FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। अब फ्रैक्शन में नहीं आनी वैल्यू तो पूरे को क्या कर दो बेटा मल्टीप्लाई कर दो किससे 3 से, डिनोमिनेटर में 3 है इसलिए। अब जरा देखो फाइनल रिएक्शन क्या आएगी बेटा 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे कितना आ जाएगा 6KOH प्लस 1 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे ये हो जाएगा 3K2SO4 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये आपकी होगी बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बार चेक कर लेते हैं, आयरन कितना है बेटा इधर 2, आयरन कितना है 2, ठीक है। सल्फर कितने हैं 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 3 12 और 6, 12 और 6 18, ऑक्सीजन 4 3 12 और O 3 2 6 6 18, ठीक है। क्या बचा पोटेशियम, पोटेशियम 6 है बेटा, यहाँ पर भी पोटेशियम 3 2 6, ठीक है। हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 3 2 6, ठीक। तो ये हमारी क्या होगी बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्लियर। तो इस तरीके से भी आप बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट इसी को दूसरे मेथड से देखते हैं बेटा। दूसरा मेथड देखिए, सबसे पहले एटम लिख लो, Fe के 2, सल्फर के 3, ऑक्सीजन के 4 3 12, पोटेशियम K बराबर 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1। राइट साइड पे आ जाओ बेटा, पोटेशियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, Fe1, ऑक्सीजन 3 और हाइड्रोजन 3, ठीक है। जरा देखते हैं बेटा बैलेंस करके। सबसे पहले इस कंपाउंड को बैलेंस करते हैं। आयरन कितना है 2, आयरन 1, तो सबसे पहले इसको 2 कर दो तो यहाँ हो जाएगा बेटा ये 2, अब 2 3 6 ये हो जाएगा, 2 3 6 ये हो जाएगा, क्लियर। सल्फर कितने हैं बेटा 3, यहाँ पे सल्फर कितने हैं 1, तो सल्फर को भी 3 करो, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 3 3 2 6 3 4 12, क्लियर। अब ऑक्सीजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं 12, ठीक है, इतना बैलेंस हो गया। अब जरा देखो बेटा पोटेशियम, पोटेशियम कितना है यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करो तो पोटेशियम कितना हो गया 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, आयरन 2, आयरन 2, सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12 और 6 18, ऑक्सीजन 12 और 6 18, पोटेशियम 6, पोटेशियम 6 और हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, ये हो गई बेटा आपकी बैलेंस। लिख दो बेटा फाइनल इक्वेशन, यहाँ पर आ जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस यहाँ पर 6KOH गिव्स 3K2SO4 प्लस 2FeOH का होल थ्राइस। तो ये आपकी क्या होगी बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्लियर। तो इस तरीके से बेटा आप केमिकल रिएक्शंस को क्या कर सकते हो बैलेंस कर सकते हो, क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आए होंगे दोनों, जो भी आपको सही लगे आप उससे बैलेंसिंग कर सकते हो, ठीक है, किसी से भी मेथड से गलत नहीं हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कि हमारी केमिकल रिएक्शन कितनी टाइप्स की होती हैं, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा पढ़ते हैं बेटा।
सबसे फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। की कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? अब जरा देखो बेटा, नाम से आपको पता लग रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड करना। कंबाइंड मतलब कई दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइंड कर कर कोई एक नई चीज बना देना, वो हमारा क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन। तो बस इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को कंबाइंड कर कर हम क्या बना देते हैं? एक सिंगल नया प्रोडक्ट बनाते हैं। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को एक नाम से और जानते हैं बेटा, सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, याद रखना, इस रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या करेंगे बेटा? एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कंबाइंड कर देंगे सारे के सारे रिएक्टेंट्स को। तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखिए जरा। एग्जांपल, सोडियम। सोडियम को रिएक्ट करा दिया क्लोरीन गैस के साथ। ठीक है, तो यहां पर क्या बना बेटा हमारा? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, अब जरा देखना बेटा, यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं? एक और दो, और प्रोडक्ट कितना बना? एक सिंगल। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है हमारी कैसी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम के नाम से भी जानते हैं, CaO। इसको हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? वाटर के साथ। तो हमारा रिएक्शन क्या बनेगी बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्विक लाइम को कैसे तैयार करते, क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम को कैसे तैयार करते हैं, पूछता है आपसे। ठीक है, तो यहां पर भी देखो बेटा, एक और दो, दो रिएक्टेंट है हमारे, और दोनों रिएक्टरों ने कंबाइंड होकर क्या बना दिया? एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब जरा देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स। इसमें क्या बोला है? सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स, यानी जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बिल्कुल जस्ट क्या है? अपोजिट है। ठीक है, उसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को मिलाकर हमारा सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा सिंगल रिएक्टेंट, अब सिंगल जो रिएक्टेंट है उसको मल्टीपल प्रोडक्ट में क्या कर देंगे? ब्रेक डाउन कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज, डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, तोड़ना। ठीक है, तो यहां पर सिंगल रिएक्टेंट को हमने मल्टीपल प्रोडक्ट में क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल देखो जरा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया? हीट किया। ये जो साइन होता है बेटा ट्राइंगल का, हीट का साइन होता है। ठीक है, हीट कर दिया, ये किसमें डिकम्पोज हो गया बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा देखो बेटा, यहां पर ये सिंगल रिएक्टेंट है और ये किसमें बदल गया? मल्टीपल प्रोडक्ट में। तो ये क्या कर दिया? इस कंपाउंड को हमने ब्रेक डाउन कर दिया दो पार्ट्स के अंदर। तो ये क्या हुआ बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हमने हीट किया, ब्रेक डाउन किया, तो यहां पर क्या बनेगा बेटा? डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर भी जरा देखो, एक कंपाउंड को हमने एक दो तीन पार्ट्स में क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। तो इन इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी तीन टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा फोटोकेमिकल, और तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब थर्मल से हमें जानते हैं बेटा, थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट एनर्जी। क्या होती है? हीट एनर्जी, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर आप कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए हीट की मदद ले रहे हैं। किसकी? हीट की। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर, एग्जांपल आपके सामने है। यहां पर हमने लेड नाइट्रेट ले लिया, लेड नाइट्रेट को ब्रेक डाउन कर दिया हीट की मदद से, एक तो लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, तो एक सिंगल प्रोडक्ट यहां पर तीन मल्टीपल उसमें बदल गया प्रोडक्ट में। ठीक है, याद रखना, एक सिंगल कंपाउंड तीन मल्टीपल प्रोडक्ट में बदल गया, और किसकी वजह से? हीट की वजह से। किसकी वजह से बेटा? हीट की वजह से। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर एक नाम और इसका थर्मोलिसिस। एक नाम और है इसका थर्मोलिसिस। ठीक है, सेकंड है बेटा हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब फोटो से आप क्या समझते हो बेटा? फोटो का मतलब है फोटोन पार्टिकल्स। ठीक है, जो कि हमारे किसमें प्रेजेंट होते हैं? सनलाइट के अंदर। तो जिस रिएक्शन को आप सनलाइट से इनिशिएट कराओ, सनलाइट से कराओ, वो हमारी क्या कहलाती है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या फिर सिंपल बोले तो हम फोटोलिसिस।
क्या बोलेंगे? फोटोलिसिस। एग्जांपल आपके सामने है बेटा, जरा देखो, AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को हमने ब्रेक डाउन कर दिया Ag और Cl2 यानी सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, ठीक है। ऐसे ही बेटा AgBr, यहां से भी देखो सिल्वर को और ब्रोमीन गैस को हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया, ठीक है। तो ये जो आपने एक सिंगल कंपाउंड को स्प्लिट कर कर दो पार्ट्स में तोड़ दिया, तो ये क्या हुआ? डिकम्पोज ही तो हुआ है। और किसकी मदद से बेटा? सनलाइट की मदद से। किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अच्छा, एक चीज याद रखना बेटा, ये दोनों जो हमने रिएक्शंस लिखी हैं ये आपकी यूज होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर कि ये कहां पर यूज होती हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों के दोनों ब्लैक एंड व्हाइट किसमें क्या होती है बेटा? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलिक डिकम्पोजिशन। इन तीनों रिएक्शन में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होती है, ठीक है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और इसके अंदर जब किसी कंपाउंड को ब्रेक करना होता है आपको, तो किसकी मदद से करते हो? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी कंपाउंड को तोड़ देना, वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये आपके सिलेबस में है कि वाटर की डिकम्पोजिशन कैसे की जाती है, ठीक है। तो देखिए जरा बेटा, अब आपके सामने क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एक डायग्राम है। यहाँ पर आपने एक प्लास्टिक का मग ले लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया? फिट कर दिया। और ये दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं बेटा? ग्रेफाइट के हैं, ठीक है। ग्रेफाइट के क्यों लिए हैं? क्योंकि हमें पता है कि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है, इस वजह से हमने ग्रेफाइट की दो रॉड ले ली, ठीक है, इलेक्ट्रोड ले लिए। अब उन दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने क्या फिक्स कर दिया बेटा? टेस्ट ट्यूब को फिक्स कर दिया और उन दोनों वायर्स को ज्वाइंट कर दिया बैटरी से, ठीक है, बैटरी से। अब याद रखना बेटा, बैटरी का जो कैथोड टर्मिनल होता है वो उसका साइन कैसा होता है? नेगेटिव, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एनोड का साइन कैसा होता है? नेगेटिव। और सॉरी, कैथोड का साइन कैसा होता है? नेगेटिव। और एनोड का कैसा होता है? पॉजिटिव। क्लियर? याद रखना, कैथोड का नेगेटिव और एनोड का पॉजिटिव। अब चलिए देखते हैं बेटा, इसके अंदर हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से करते हैं। तो मग में हमने क्या ले लिया बेटा? वाटर ले लिया। अब वाटर हमें जानते हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? इस 6 वोल्ट की बैटरी से करंट की सप्लाई को ऑन कर देंगे। अब जैसे ही करंट की सप्लाई को ऑन करेंगे, अब इसके अंदर क्या है? वाटर। वाटर ब्रेक डाउन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। वाटर जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर H2 प्लस O2 दोनों गैसेस में क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन के दो हैं, हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन के दो हैं, तो यहाँ हमने 2 लगा दिया और यहाँ पर भी 2 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप वाटर को ब्रेक डाउन करोगे तो वाटर दो पार्ट्स में टूट जाएगा, एक तो हाइड्रोजन गैस में और एक ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। अब जरा देखिए बेटा, हमें पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आता है, यानी जो आयन है, हाइड्रोजन कैसा आयन है? हमारा कैटायन। कैटायन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। साइन कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर कि हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आता है वो कैसा आता है? पॉजिटिव आता है, ठीक है, याद रखना। और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ बेटा कि जब कैथोड का साइन नेगेटिव है, कैथोड का साइन कैसा है? नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव से कौन अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। कौन करेगा? पॉजिटिव। और जैसे ही पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा तो इस वाले इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस होगी बेटा? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। क्योंकि ये क्या होता है? कैटायन। याद रखना, कैथोड को कैटायन अट्रैक्ट करता है। कैथोड को कैटायन क्या करता है? अट्रैक्ट। कैथोड, कैथोड को अट्रैक्ट करेगा कौन? कैटायन, ठीक है। और एनोड को अट्रैक्ट करेगा एनायन, ठीक है। कैटायन का साइन पॉजिटिव, एनायन का साइन नेगेटिव, कैथोड का साइन नेगेटिव और एनोड का साइन पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमें पता है बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा कैथोड है वो नेगेटिव साइन है, तो ये हाइड्रोजन गैस को अपनी तरफ क्या करेगा? हाइड्रोजन के जो आयंस होंगे उनको क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब बेटा हमारी कैथोड पर होगी उसके अंदर जो गैस होगी वो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। और जो एनोड पर जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनोड पर और कैथोड पर कौन सी गैस बनती है? तो याद रखना, एनोड पर ऑक्सीजन बनेगी, कैथोड पर हाइड्रोजन बनेगी, ठीक है।
एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन हमें ये मिल गया कि कौन सी गैसेस बनेंगी, प्लस दूसरा आपसे ये पूछता है बेटा कि कौन सी गैस ज्यादा बनेगी और कौन सी गैस कम बनेगी, यानी बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या पूछेगी आपसे, रेशियो पूछेगी। क्या पूछेगी, रेशियो पूछेगी। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा, हमें पता है इस रिएक्शन के दौरान कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ज्यादा है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ज्यादा है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कम। तो जाहिर सी बात है बेटा कि यहाँ पर जो गैस बनेगी कुछ हाइड्रोजन की ही ज्यादा बनेगी। क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। ठीक है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं इनके रेशियो की कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो जरा देखो बेटा, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, 2:1। कितना हो जाएगा, 2:1। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनेगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगी, और उन दोनों का रेशियो कितना होगा बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1। ठीक है, याद रखना, ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो हमने यहाँ क्या किया बेटा, वाटर का ब्रेकडाउन किया, वाटर को आयंस में कन्वर्ट किया, गैसेस में कन्वर्ट किया, किसके जरिए, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। क्लियर, पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अब जरा देखो, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को हटाकर उसकी जगह पर बैठ जाना। डिस्प्लेस का मतलब किसी को हटाकर उसकी जगह पर बैठ जाना। तो यहां पर भी बेटा यही होता है कि ऐसे एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव हैं, ज्यादा रिएक्टिव मतलब ऐसे समझ लेना जो ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देंगे, उनकी जगह से हटाकर अपनी जगह बैठ जाएंगे। ठीक है, याद रखना, उनकी जगह से उनको हटाकर उनकी जगह पर बैठ जाएंगे। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर कर उसकी जगह ले ले, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले बेटा आप एक बार ये रिएक्टिविटी सीरीज देखिए। रिएक्टिविटी सीरीज को देखने का तरीका कि ऊपर की तरफ जाओगे तो हमारे एलिमेंट रिएक्टिव ज्यादा होने लग जाएंगे, यानी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ऊपर की ओर जाने पर और लेस रिएक्टिव एलिमेंट नीचे की ओर जाने पर। ठीक है, तो अब जरा देखिए, आपके सामने दो रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, आपके सामने दो रिएक्शन लिख रहा हूं कि व्हेन द स्टेप ऑफ जिंक मेटल, जिंक को हमने क्या कर दिया बेटा, रिएक्ट करा दिया किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, जिंक सल्फेट, ZnSO4, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग। अब इस रिएक्शन को जरा ध्यान से समझना कि यहां पर कॉपर सल्फेट था और यहां पर क्या था, जिंक। जिंक ने किसकी जगह ले ली बेटा, कॉपर की। जिंक ने किसकी जगह ले ली, कॉपर की। अगर जिंक ने कॉपर की जगह ली है, इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, कॉपर से। तो इसी चीज को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम इसके रिएक्टिविटी सीरीज से। जरा देखिए बेटा, जिंक कहां है हमारा, ये रहा। जिंक कहां है हमारा, ये रहा। और कॉपर कहां है हमारा बेटा, ये रहा। तो मैंने अभी बताया जितना ऊपर एलिमेंट होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो यहां पर जिंक जो है कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो उसने बेटा वही किया है, जिंक ने कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह पर आ गया, और कॉपर यहां पर क्या कर दिया, उसने अलग कर दिया। तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, आयरन, Fe। आयरन को रिएक्ट करा दिया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, आयरन क्लोराइड FeCl3 और हाइड्रोजन। ठीक है, तो जरा देखो बेटा, यहां पर आयरन ने किसको रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो जरा एक बार देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, हमारा आयरन कहां है, तेरा, ये हमारा क्या है बेटा, आयरन, और हाइड्रोजन कहां है हमारा, तेरा। तो जाहिर सी बात है, रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता लग रहा है कि आयरन जो है हाइड्रोजन से क्या है, मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव है तो ये आयरन जो है हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा, और यहाँ पर उसने क्या बना दिया बेटा, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को अलग कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कई सारे नामों से जानते हैं और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, यहां पर आपके कंपाउंड के आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। अब इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि देखो बेटा, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन,
डबल डिस्प्लेसमेंट को डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा मेटाथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से? मेटाथेसिस रिएक्शन। तीसरा बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, चौथा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और पांचवी तो डबल डिस्प्लेसमेंट है ही है। तो पांच नामों से आप इस इक्वेशन को जान सकते हो। एग्जाम में बेटा कोई सा भी नाम आ सकता है, तो अच्छे से इन नामों को याद करके जाइएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट, मेटाथेसिस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये सब के सब एक ही रिएक्शन है, याद रखना। अब इस रिएक्शन के अंदर बेटा प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है प्लस हमारा न्यूट्रल कंपाउंड भी फॉर्म होता है, इसीलिए इनका नाम प्रेसिपिटेट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोनों है, ठीक है। तो जरा देखते हैं बेटा एग्जांपल से। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड हमने किसके साथ रिएक्ट करा दिया? सोडियम सल्फेट, Na2SO4, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो अब जरा देखना बेटा, यहां पर जब BaSO4 है ना बेटा, यही हमारी क्या है? PPT, व्हाइट PPT, ठीक है, याद रखना व्हाइट PPT। इसको एक नाम से और जानते हैं हम, बेराइट के नाम से, BARITE, बेराइट, ठीक है, याद रखना। अब यहां पर एक चीज और देखो बेटा, यहां पर हमारा क्या बन रहा है? एक न्यूट्रल कंपाउंड बन रहा है NaCl, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? टेबल सॉल्ट। क्या जानते हैं? टेबल सॉल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्ट, या फिर न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि इस कंपाउंड का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7 होती है, ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक, जिस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट या फिर न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है, याद रखना। इसी रिएक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट PPT, व्हाइट नहीं PPT किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन PPT और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल कंपाउंड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है, जिस वजह से हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोनों कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए बेटा, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को हमने रिएक्ट करा दिया सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl। तो यहां से क्या मिलेगा बेटा हमें? देखो, सिल्वर क्लोराइड AgCl3, और क्या बन जाएगा? सोडियम नाइट्रेट, NaNO, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, ये सॉरी ये फॉर्मूला गलत हो गया थोड़ा, AgCl, ठीक है। तो यहां पर AgCl, अब ये AgCl है, ये क्या है बेटा? हमारी PPT, ये क्या है? हमारी PPT, ठीक है। यहां पर भी देखो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। दूसरा NaNO3, ये भी हमारा सॉल्ट है बेटा, ये भी क्या है? हमारा सॉल्ट, और कैसा सॉल्ट? न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, जिसका pH कितना होगा? 7। pH कितना होगा? 7। इसका भी pH कितना होगा? 7, ठीक है, याद रखना दोनों का pH वैल्यू कितनी होगी? 7, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? नॉर्मल या फिर न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है, याद रखना। तो ये इस तरह की रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलते हैं आगे, नेक्स्ट की बात करें रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? तो जरा देखिए, यहां पर नाम से ही पहचानना बेटा, RED, इसका मतलब क्या है? रिडक्शन। इसका मतलब क्या है? रिडक्शन, रिडक्शन। और OX, ऑक्स का मतलब क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन। तो यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है, ठीक है। तो यहां पर देखना बेटा, यहां पर समझना, मैं यहां लिख देता हूं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहलाती है हमारी? जब बेटा ऑक्सीजन का क्या हो जाए? एडिशन हो जाए, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखना। अगर इन तीनों चीजों में से कुछ भी दिख जाए तो वहां पर समझ लेना बेटा कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन, तो वहां पर क्या हो जाएगी बेटा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, ठीक है।
तो वहां पर भी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल अभी देखेंगे बेटा, एक बार ऑक्सीडेशन के अलावा एक रिडक्शन और देख लेते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन का क्या हो जाएगा बेटा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और लास्ट में क्या बचेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब आपको ये सारी चीजें दिख जाएं तो समझ लेना वहां पर रिडक्शन हो रहा है। और जिस रिएक्शन के अंदर बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जरा देखो बेटा, यहां पर जिंक है। अब इस जिंक और राइट साइड में देखना, लेफ्ट साइड अकेला जिंक है और राइट साइड में इसके साथ बेटा SO4 ये भी जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया? एडिशन हो गया। जिंक के अंदर ऑक्सीजन का क्या हो गया? एडिशन हो गया। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये जो रिएक्शन हुई इसके अंदर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या बोलेंगे? सॉरी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर देखना बेटा, कॉपर के साथ यहां पर ऑक्सीजन है, कॉपर के साथ यहां पर ऑक्सीजन है, लेकिन इधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जरा देखना बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है बेटा रिडक्शन। तो यहां पर हमारी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या हो रही है बेटा? रिडक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है, इसका मतलब ये हमारा क्या कहलाएगी? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाएगी बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ही जरा देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से भी समझ लेते हैं। यहां पर जिंक क्या कर रहा है बेटा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। जब जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हो रही है बेटा? ऑक्सीडेशन। और यहां पर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वहां पर क्या होगी? रिडक्शन। ठीक है, तो याद रखना, और एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। तो याद रखो बेटा, रिवर्सिबल का मतलब ये है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने के बाद भी पहले जैसा वापस से रिएक्टेंट में बदल जाए। ठीक है, यानी रिएक्टेंट हमारा किस में बना बेटा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट फिर दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को हमने रिएक्ट कराया, अमोनिया गैस बन गई। अब ये अमोनिया गैस को दोबारा से ब्रेक डाउन कर क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को अलग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा इधर देखो, CaCO3 तोड़ दिया बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों को रिएक्ट कर फिर दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल जस्ट इसका क्या हो जाएगा बेटा? अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या होगा कि इसको हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं लेकिन इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एग्जांपल, बर्निंग ऑफ पेपर। अगर आपने पेपर को एक बार जला दिया तो स्मोक बन जाएगी और उसकी ऐश बन जाएगी, फिर दोबारा से ऐश को और स्मोक को पहले जैसा आप पेपर नहीं बना सकते। ठीक है, या फिर बर्निंग ऑफ वुड, एक बार लकड़ी जल गई, क्या बन गया? राख बन गई। राख को फिर दोबारा से आप लकड़ी नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे बेटा? इरिवर्सिबल रिएक्शन। जस्ट अपोजिट होती है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल का मतलब क्या होता है बेटा? जरा समझिए कि मेटल जो है एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में क्या होता है बेटा? मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब एयर और वाटर। ठीक है, एयर और वाटर की प्रेजेंस में आने से वो अपनी क्या कर देता है बेटा? अपनी मेटल को क्या करने लगता है? डिस्ट्रक्ट करने लगता है। डिस्ट्रक्ट का मतलब वो धीरे धीरे क्या होने लगता है बेटा? उस पर जंग लगने लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल के ऊपर मॉइस्चर की वजह से, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर की वजह से, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है उसकी वजह से क्या होने लग जाए? ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन होने लग जाए। ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन मतलब धीरे धीरे उसके ऊपर जंग लगने लग जाए, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है, अब कोरोजन ऑफ मेटल बेटा क्या है? हमारी एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आपके सामने जो डायग्राम है यहाँ पर देखो बेटा, मेटल के ऊपर ये आपकी देखो ये लेयर दिख रही है ब्राउनिश रेड कलर की, ये क्या है बेटा? जंग लगी है, ये कोरोजन हो गया। मेटल के ऊपर क्या हो गया? कोरोजन हो गया। ऐसी देखो ये जंग लगी है ना, इसी को बोलते हैं हम कोरोजन।
ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और देखेंगे, कोरोजन के कौन कौन सी कोरोजन पढ़नी है आपको। सबसे पहला रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन के ऊपर क्या हो जाती है बेटा, रस्ट हो जाती है, किसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से। तो जरा देखो आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है बेटा, आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है तो वो क्या बना लेता है, ये कंपाउंड बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। इसको क्या बोलेंगे, रस्ट। इसको क्या बोलेंगे बेटा, रस्ट बोलेंगे, ठीक है, याद रखना। और रस्ट का कलर कैसा होता है आपके देखो डायग्राम में सामने है, ये आपका आयरन है नेचुरल फॉर्म में बिना रस्टिंग के, लेकिन रस्ट होने के बाद उसका कलर कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन, ठीक है, कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो याद रखना रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है बेटा, कि जब आयरन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या क्रिएट करता है बेटा, रस्ट। रस्ट की क्या बना लेता है, रेयर बना लेता है, जिसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। क्लियर। और ये भी बेटा एक तरह की हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जरा देखो बेटा केमिकल रिएक्शन कैसे, यहाँ पर आयरन की अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, ऑक्सीजन की कुछ और होगी और वाटर की कुछ और होंगी, और इसने ये जो कंपाउंड बनाया है इसकी अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ठीक है। यानी इसका मतलब यहाँ पर कंपाउंड क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज हो गया। फॉर्मूला चेंज हो जाए, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी क्या है, हमारी एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर, जब सिल्वर के ऊपर बेटा हमारी क्या हो जाए, ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टार्निशिंग। क्या बोलेंगे, टार्निशिंग, ठीक है। तो याद रखो आपके सामने ये डायग्राम है, ये आपकी प्योर फॉर्म में सिल्वर है। अब ये सिल्वर समय के साथ वही ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में आने से क्या हो जाती है, धीरे धीरे ब्लैक कलर की हो जाती है। ब्लैक कलर की मतलब इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है ब्लैक कलर की, ग्रेइश कलर की, ठीक है। तो जरा देखो बेटा रिएक्शन क्या होगी, ये है हमारी सिल्वर, ठीक है। सिल्वर किसके साथ, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जैसे रिएक्ट करेगी क्या हो जाएगी बेटा, सिल्वर सल्फाइड बना लेगी और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगी, ठीक है। अब ये जो सिल्वर सल्फाइड है ना बेटा, इसका कलर कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक, डार्क ग्रे एकदम से, या फिर ब्लैक कलर कह सकते हो, ठीक है, डार्क ग्रे या फिर ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये किसकी प्रेजेंस में आने से हुई बेटा, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आने से। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिल्वर के ऊपर ये कोरोजन हो गया। पहले प्योर सिल्वर ऐसी थी, फिर कुछ समय बाद एनवायरनमेंट में रखे कैसी हो गई, ऐसी हो गई, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ गई और उस कोटिंग को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा कॉपर। कॉपर का कोरोजन, कोरोजन जो कॉपर के ऊपर होता है उसको एक नाम से और जानते हैं, पैटिना। क्या होता है बेटा, पैटिना, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर देखो कॉपर, ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, सभी के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना लिया बेटा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट CuCO3, जिसको हम पूरे कंपाउंड का नाम है बेटा कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, याद रखना। कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा होता है बेटा, ग्रीनिश ब्लू। कैसा होगा, ग्रीनिश ब्लू। डायग्राम में देख पा रहे हो आप कि कॉपर की रॉड के ऊपर ये जो आपकी कोरोजन लगी हुई है इसका कलर कैसा है, ग्रीनिश ब्लू टाइप का, ठीक है। तो ये होती है हमारी कॉपर की कोरोजन, ठीक है। ये भी किसकी वजह से होगी बेटा, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको 3 तरह की कोरोजन पढ़नी थी जो आपके सिलेबस में है। तो इनके कलर्स बेसिकली बहुत अच्छे से याद कर लेना। बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि कॉपर पर अगर जंग लगती है, कोरोजन होता है तो उसके कलर कैसा हो जाता है, तो कलर कैसा होगा बेटा, ग्रीनिश ब्लू। और सिल्वर पे लगेगी तो डार्क ग्रे या फिर ब्लैक कलर, ठीक है। और अगर हमारी रस्टिंग होगी तो, यानी आयरन पे अगर कोरोजन होता है, रस्टिंग होती है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा प्रिवेंशन। कोरोजन के प्रिवेंशन यानी आप कैसे रोक सकते हो जंग लगने से किसी भी मेटल को, कोरोजन से कैसे रोक सकते हो। तो सबसे बेसिक आइडिया बेटा जो आप करते हो घरों में, क्या, पेंटिंग, ऑयलिंग या फिर ग्रीजिंग या फिर एक गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। पेंटिंग आप सभी जानते हो, घरों में भी आप अपने देखा होगा, जो लोहे के जंगले वगैरह या दरवाजे वगैरह होते हैं उनको आप क्या करते हो, पेंट कर देते हो, ठीक है। अब पेंट के अंदर या ऑयलिंग ग्रीजिंग के अंदर या गैल्वेनाइजेशन के अंदर वो क्या चीज होती है जो हमें रस्टिंग से या फिर कोरोजन से बचा लेती है। तो उसके अंदर जो बेटा मटेरियल एलिमेंट यूज किया जाता है वो है हमारा जिंक, ठीक है। जिंक क्यों किया जाता है, क्योंकि जिंक हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, जो पहले ही जो मेन हमारा जो मेटल है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने से बचा लेता है। वो पहले ही क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है जिंक ऑक्साइड की, ठीक है। तो याद रखना
गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कुछ और नहीं बेटा, यही होता है किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की क्या चढ़ा देना, लेयर चढ़ा देना, हमारा क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस जैसे कि देखो इसके ऊपर ये जो मेटल्स हैं इनको इस लिक्विड के अंदर से निकालना। अब ये लिक्विड किसका है बेटा, जिंक है इसके अंदर। ठीक है, याद रखना, तो जिंक में से निकालता है, जिंक की क्या चढ़ा देगा, एक लेयर चढ़ा देगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए रेंसिडिटी एंड इट्स प्रिवेंशन। रेंसिडिटी क्या होता है बेटा, अब रेंसिडिटी सिंपल ऐसे समझ लेना कि जो फूड के अंदर आपके फैट्स एंड ऑयल जो प्रेजेंट होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लग जाए, डिग्रेड होने लग जाए। डिग्रेड होने का मतलब खराब होने लग जाए, उनके अंदर से स्मेल आने लग जाए, टेस्ट उनका बिगड़ जाए। ठीक है, उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेंसिडिटी बोलेंगे। ठीक है, यानी धीरे धीरे समय के साथ, धीरे धीरे समय के साथ फूड के अंदर जो ऑयल और फैट्स प्रेजेंट होते हैं उनका टेस्ट और ऑर्डर चेंज हो जाए, और कैसी स्मेल आने लग जाए, बिल्कुल अनप्लीजेंट, जो आपको बिल्कुल एकदम बेचैन सी कर दे, खराब करे एकदम। ठीक है, मन ना करे आपका खाने का ना उसको अपने पास रखने का, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, रेंसिडिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। सिंपल लैंग्वेज में खाने को आप 2 से 3 दिन तक जब आप रखते हो तो उसके अंदर बैक्टीरिया लग जाते हैं जिसकी वजह से वो खाना क्या हो जाता है, सड़ जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, अब उसके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं बेटा, प्रिवेंशन है हमारा सबसे पहला एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीजन से ही तो बचाना है बेटा, ऑक्सीजन से बचाना है तो जाहिर सी बात है एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर डाल दीजिए। विटामिन सी, विटामिन ई हमारे क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स, कभी भी कोई भी चीज या खाने की चीज रखनी है तो क्या करना है बेटा आपको, एयर टाइट, जिसके अंदर एयर ना जा पाए, ऐसे कंटेनर के अंदर रखिए, क्योंकि एयर जाएगी तो ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी तो वहां पर रेंसिडिटी होगी। ठीक है, रेफ्रिजरेशन, फ्रिज के अंदर रखिए, थोड़ा सा आपकी रेंसिडिटी का प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाएगा। ठीक है, रेफ्रिजरेशन में रखने से। स्टोरिंग है ना डार्क प्लेस, डार्क प्लेस पे रखिए जहां पर रोशनी थोड़ी सी कम हो। यूजिंग इनर्ट गैसेज और प्रॉपर पैकेजिंग। ठीक है, इनर्ट गैसिंग और प्रॉपर पैकेजिंग क्या होता है बेटा, जैसे कि आपने देखा होगा आपके चिप्स के पैकेट आते हैं उसके अंदर गैस भरी आती है। ठीक है, और उस गैस का काम क्या होता है, उस जो अंदर पैकेजिंग के अंदर जो फूड है उसको खराब होने से, रेंसिड होने से बचाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बस बेटा ये चैप्टर आपका यहीं तक था, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप बार बार इसको एक बार रिपीट करके देखिए, डिटेल्ड में चैप्टर समझाया है और इसके अंदर से कई सारे बोर्ड के क्वेश्चन बनेंगे, और जो रिएक्शंस लिखवाई हैं उनके कलर्स लिखवाए हैं उनको तो जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू।